हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो वन लाइनर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करा दिया गया है और इसका वीडियो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी है उसके विस्तृत करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। साथियों, वर्तमान समय में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। करंट अफेयर से प्रश्न तो आ रहे हैं, ठीक ठाक प्रश्न जो है करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये रहता है कि हम लोग कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें, कितना पढ़ें, जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। इसलिए जो है वन लाइनर करंट अफेयर तो आप लोगों ने देख लिया है और अच्छे से तैयारी हो और हम सारे प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम करंट अफेयर को अच्छे से जो है कहीं से भी कोई पोर्शन करंट अफेयर का ना छूटे, जिससे जो है कि प्रश्न कहीं से भी पूछे हम उसे आसानी से सॉल्व कर लें। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो वार्षिकी है इसको विस्तृत रूप में सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और जहां तक रही बात घटनासार करंट अफेयर की, तो घटनासार एक अच्छा करंट अफेयर मैगजीन है जहां से ठीक ठाक प्रश्न जो है परीक्षा में जो है फंस जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पहले एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में जो है ज़्यादा परेशानी ना हो और अब ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 15 2022 का जो आयोजन किया गया था कनाडा के मॉन्ट्रियल में 7 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कॉप सम्मेलन 15 के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी जो इस दशक के अंत तक विश्व में 30% भूमि तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर इसको लक्ष्य बनाया गया है। वर्तमान में 17% भूमि और 8% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण हो रहा है। और इसके अतिरिक्त सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति के चिंताजनक विध्वंस पर लगाम कसने के लिए भी कारगर उपायों पर चर्चा किया गया। सभी सदस्य देशों द्वारा 19 दिसंबर को पारित किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्यों को स्थापित किया गया है। अगर ये पूछ ले, इसमें 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्यों को स्थापित किया गया है। यह समझौता जो है धरती के 30% हिस्से को 2030 तक संरक्षित बनाने की बात कही गई है। 30% को 2030 तक संरक्षित करने की बात की गई है। जैव विविधता से जुड़ी फंडिंग के लिए सार्वजनिक व निजी स्रोतों से हर साल 200 अरब डॉलर जुटाने और 2030 तक विकासशील देशों को करीब 3 करोड़ रुपया या 30 अरब डॉलर की सालाना संरक्षण मदद देने की भी बात की गई है। 2025 तक यह राशि सालाना कम से कम 20 अरब डॉलर बढ़ाने की मांग की गई है। यह समझौता जो है संरक्षित क्षेत्रों के मूलवासियों के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात की गई करता है। मतलब जो संरक्षित क्षेत्र हैं, चाहे वो वन हो या फिर से अन्य जंगल, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की भी बात की गई है इसमें। इस समझौते के 23 लक्ष्यों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती की सब्सिडी में कटौती करके अरबों डॉलर बचाने की भी बात की गई। जैसे वर्तमान समय में जो कीटनाशकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इससे क्या है कि मृदा की जो जैव उर्वरा क्षमता वह समाप्त हो रही है। तो इसको जो है कम करने और धीरे धीरे इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। और इसके साथ कीटनाशकों के खतरों को घटाने और घुसपैठिए जो प्रजाति है, जो विदेशी आक्रामक प्रजातियाँ पौधों की या जानवरों की होती है, वह उस क्षेत्र की जो स्थानीय पौधे होते हैं, प्रजाति होते हैं, उनको बहुत व्यापक स्तर से नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन पर भी जो है प्रतिबंध लगाने या फिर से इनके इनके मतलब कटौती या कह सकते हैं कि कमी की भी उपाय की गई है। ये समझौते के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में भूमि तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण के साथ साथ खाद्य सब्सिडी में 50% की कमी करने की बात की गई है। इस समझौते का उद्देश्य है भूमि, महासागरों और प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन से बचाना है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार निगरानी वाले वन्यजीव आबादी स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की प्रजाति में 1970 के बाद लगभग आपका 69% का गिरावट आया है।
और भारत ने कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 15 में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नए और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। यह भारत भारत की प्राकृतिक कृषि की प्राथमिकता रही है। भारत की ओर से वार्ता में शामिल कौन हुआ था? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो है यह भारत की ओर से शामिल हुए थे। कांगो के प्रतिनिधि ने प्लेनरी सेशन में सालाना कोष को 100 अरब तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सम्मेलन के अध्यक्ष चीन ने पर्यावरण मंत्री हुआंग रुनिक्यू ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो के विरोध को दरकिनार कर मॉन्ट्रियल में समझौते की घोषणा कर दी। ठीक है, अगर ये देखें कि COP15 है क्या, तो COP15 जो है यह है आपके जैव विविधता पर सम्मेलन 15 में भारत का 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे। प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यह लोग शामिल थे। ठीक है, इस कार्य योजना को 2030 तक पूरा करने के लिए समझौता किया गया है। 2030 तक इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए इस पर समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ये वराडकर जो है यह भारतीय मूल के हैं और यह आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लियो वराडकर जो है यह आयरिश प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह पहली बार जून 2017 में चुने गए थे और दूसरी बार 2022 में वराडकर के नेतृत्व में वाली जो इनकी गेल पार्टी है यह फियालफ्रीन और ग्रीन पार्टी के साथ ही गठबंधन करके सरकार बनाई थी। इसमें यह याद रखिए कि यह जो है भारतीय मूल के हैं और यह दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 14 से 17 नवंबर 2022 के मध्य थाईलैंड के पटाया शहर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड में हुआ था 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन थाईलैंड के पटाया में। इस सम्मेलन की थीम है फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट कोलेबरेट एक्सेलरेट। इस सम्मेलन में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। भारत द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है, इसलिए जो है यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें भारत द्वारा जो है लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 यह जो है उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में भारत ने यह पुरस्कार जीता है और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों तक पहुंच को बेहतर बनाने और उन्हें अपनाने के कार्यों को सुनिश्चित करने के साथ साथ परिवार नियोजन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण से पूरा करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है। भारत में वर्तमान 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट मांग कुल जो 15-16 में 66% थी, यह बढ़ करके 76% हो गई 19-21 में, जिसने 2030 के लिए वैश्विक स्तर पर निर्धारित 75 के SDG लक्ष्य को पहली बार पार कर लिया है। SDG टारगेट क्या है? SDG लक्ष्य है कि 75% प्राप्त करना है और भारत का कितना है? 76% है, जो कि एक आपका सकारात्मक प्रयास है या कह सकते हैं कि सकारात्मक न्यूज है। हिमालयी यौ के खाद्य पशु घोषित, हिमालयी याक को खाद्य पशु घोषित किया गया है। भारतीय हिमालयी याक जो है उसे 26 नवंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में से मंजूरी दी गई है। भारत में हिमालयी राज्य यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अधिक मात्रा में यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 यह वार्षिक रिपोर्ट है जो 2022 है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें भारत ने टियर 4 देशों में 60.19, टियर 4 देशों में भारत 60.19 स्कोर के साथ 110वें स्थान पे है। भारत का स्कोर कितना है? 110वां है। टियर फर्स्ट देशों यानी उच्च आय वाले देशों में 90.74 स्कोर के साथ सूचकांक में नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में दुनिया के 169 देशों को शामिल किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पीरेटिव द्वारा बनाए गए राज्यों और जिलों के लिए SPI 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को प्रस्तुत किया गया है। भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के विवेक देवराय द्वारा 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय और पानी तथा स्वच्छता जैसे घटकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण इसे उच्चतम स्कोर प्राप्त हुआ। कि इसे भारत के जो पुदुचेरी राज्य है इसे उच्चतम स्कोर प्राप्त हुआ है। टीयर 2 शहरों में स्पेन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और टीयर 3 शहरों में रूस का स्कोर जो है वह पहला है, पहले स्थान पर रूस है। टीयर 4 शहरों में घाना 98वें स्थान पर, ठीक है, 98वें स्थान पर के साथ यह शीर्ष स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में इसे 98वां स्थान मिला है और टीयर 4 शहरों में यह पहले स्थान पे है। टीयर 5 शहरों में 127 रैंक पर। टीयर 6 नाइजर है, ठीक है। एसपीआई क्या है? सोशल प्रोग्रेस इम्प्रूवरेट 2013 से एक वार्षिक एसपीआई तैयार कर रही है और यह हमें एक समझने में मदद करता है कि दुनिया भर में लोग कैसे रह रहे हैं, कौन पीछे छूट रहा है और कौन प्रगति कैसे तेज किया जाए या प्रगति कैसे तेज किया, इसके बारे में जो है यह निर्धारित करता है। देखिए, पहले स्थान पे अगर इस देशों की रैंकिंग की बात करें, पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे फिनलैंड है टीयर फर्स्ट श्रेणी में। टीयर सेकेंड श्रेणी में स्पेन पहले स्थान पे है और टीयर 3 शहरों में जो है आपका रूस पहले स्थान पे है। टीयर 4 में घाना पहले स्थान पे है, भारत 110वें स्थान पे है। दक्षिणी सूडान जो है सबसे निचले पायदान पर कौन है? दक्षिणी सूडान है, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। 2022 एसपीआई में भारत में पुदुचेरी सबसे ऊपर है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा बनाए गए राज्यों और जिलों के लिए एसपीआई 2022 आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री ईएसी पीएम को प्रस्तुत किया गया था। राज्यों की बात करें, भारतीय राज्यों की, तो भारतीय राज्यों में पुदुचेरी पहले स्थान पे है टीयर फर्स्ट में पुदुचेरी पहले स्थान पे है। टीयर सेकेंड में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है और टीयर 3 में उत्तराखंड पहले स्थान पे है। टीयर 4 में हरियाणा, टीयर 5 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में पहले स्थान पे है। टीयर 5 श्रेणी में उत्तर प्रदेश जो है वह पहले स्थान पे है और टीयर 6 श्रेणी में असम पहले स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न हुआ था। विश्व की विकसित एवं प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन है वह इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य संपन्न हुआ था। बाली में नुसा दुआ में संपन्न यह सम्मेलन भारत के लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था कि इस सम्मेलन के समापन पर समूह की जो अध्यक्षता है वह भारत को सौंपी गई है। औपचारिक रूप से भारत 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता संभाल ली है और इससे अगले 1 वर्ष तक G20 की विभिन्न बैठकें भारत में आयोजित की जाएंगी और 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में संपन्न होगा। यह इंपॉर्टेंट है। यह शिखर सम्मेलन कौन सा है? 18वां है, नई दिल्ली में संपन्न होगा सितंबर 2023 में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की मेजबानी में संपन्न 17वें शिखर सम्मेलन में भागीदारी हेतु बाली में उपस्थित नेताओं में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिंदो, साउथ कोरिया के यून सुकू और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यह लोग जो है इसमें शामिल थे। G20 के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वान डेल द्वारा किया गया था। G20 के इस शिखर सम्मेलन का थीम जो है यह इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। यह जो है G20 शिखर सम्मेलन जो बाली में संपन्न हुआ था उसका थीम था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के टकराव की स्थिति इस शिखर सम्मेलन में बनी रही और ऐसे में भारत व अन्य सहयोगी देशों के मध्यस्थ से बाली घोषणा पत्र 16 नवंबर को जारी किया गया।
जी देखिए, G20 सम्मेलन का आयोजन जिस देश में होता है, उस देश की राजधानी मतलब जहाँ पर उसका आयोजन किया जाता है, उसके नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। जैसे 2023 में भारत में जो होगा, उसे दिल्ली घोषणा पत्र जो G20 सम्मेलन के बाद जारी किया जाएगा, उसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, आसियान की 40वीं और 41वीं शिखर बैठक। यह जो है 40वीं और 41वीं शिखर बैठक का जो आयोजन है, यह 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच कंबोडिया की राजधानी नामपीन्हा में आयोजित की गई थी। और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के नेताओं से वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने और आसियान साझे भाग्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ाने का प्रयास करने का आह्वान किया। आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ ही 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान +3 सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। तो अगर ये पूछ ले कि इसके साथ और किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा। देखिए, आसियान के घूर्णन अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया ने इस शिखर सम्मेलन के लिए आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान की थीम निर्धारित की। तो इसका जो थीम है, वह आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान, यह जो है इसका थीम था। 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, वह इंडोनेशिया में किया जाएगा। और इस सम्मेलन के इतर 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। तो पूछ सकता है कि भारत की तरफ से इसमें कौन कौन भाग लिया था। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लिए थे। यह आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ थी, जिसे आसियान भारत मैत्री वर्ष भी कहा गया है। ये भी याद रखिएगा। सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं का उल्लेख किया और पूर्वी एशियाई समूह के सदस्य देशों से 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष मनाने हेतु पूर्ण सहयोग का आह्वान किया। 2023 में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को मोटे अनाज का वर्ष, मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो इस दृष्टि से जो है, यह आसियान देशों द्वारा भी यह आह्वान किया गया कि इसे जो है मनाने में अपना पूरा सहयोग दें। COP27 शिखर सम्मेलन 2022, यह जो है UNFCCC के दलों का सम्मेलन है, जिसे आमतौर पर COP27 के नाम से जाना जाता है। और यह 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया गया था। और COP27 की अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सामेह साकौरी ने किया था। 1992 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। 1992 के बाद से यह आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 92 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और इसके अतिरिक्त लगभग 35,000 प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों ने भी इसमें भागीदार किया था। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था। भारत का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। यह सम्मेलन मूलतः 18 नवंबर को ही समाप्त हो चुका था, किंतु नुकसान व क्षति कोष के मुद्दे पर विकसित देशों के सहमति करने के लिए इसे 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया था। कोपेनहेगन में 2015 में हुए COP15 में इसके लिए $100 अरब की निधि बनाने पर निर्णय लिया गया था। 2020 से यह राशि विकासशील देशों को प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जानी थी, किंतु विकसित देश ऐसा करने में विफल रहे। विकासशील देशों द्वारा यह मुद्दा प्रतिवर्ष COP सम्मेलन में उठाया जाता है। इस दिशा में इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रगति लॉस एंड डैमेज फंड के गठन के लिए विकसित देशों की सहमति रही है। इसमें जो है लॉस एंड डैमेज फंड के गठन करने की बात की गई है, जिस पर विकसित देशों ने भी सहमति व्यक्त की है। COP27 जो है, और देखिए कि COP28 का जो आयोजन है वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। COP28 का आयोजन UAE में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022। 3 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। बहुत कम, बहुत धीमा जलवायु अनुकूलन विफलता दुनिया को जोखिम में डालती है, यह जो है इसका शीर्षक है।
यूनेप की इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ते जोखिमों के अनुकूल होने के लिए अनुकूल योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन और वैश्विक प्रयास दुनिया भर के कमजोर समुदायों को तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह रिपोर्ट जो है 3 तत्वों में अनुकूलन प्रक्रिया की वैश्विक स्थिति और प्रगति पर एक आयतन प्रदान करती है। यह योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन। क्या क्या योजना है, वित्त पोषण है और कार्यान्वयन है, इस पर जो है केंद्रित किया गया है। 2022 की रिपोर्ट में पाया गया है कि UNFCCC के कम से कम 84% दलों के पास अनुकूलन योजनाएं, रणनीतियां, नीतियां और कानून हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई है। दुनिया वर्तमान 1850 से 1900 के पूर्व औद्योगिकरण के युग में प्राप्त औसत तापमान की तुलना में औसत वैश्विक तापमान जो है 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की दिशा में अग्रसर है। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब के पार हो गई। 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब का बिंदु पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2037 तक विश्व की जो जनसंख्या है वह 9 अरब हो जाएगी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि विश्व की जनसंख्या 9 अरब कब हो जाएगी? 2037 तक। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या केवल 7 देशों में है। चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील। इन 7 देशों में विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 2030 तक पृथ्वी पर कुल जनसंख्या 8.5 अरब और 2050 तक 9.7 अरब होगी। 2080 के दशक में यह अपने सर्वोच्च बिंदु 10.4 अरब के स्तर पर पहुंचेगी, जिसके पश्चात 21वीं तक स्थिर रहने के बाद इसमें गिरावट आना प्रारंभ हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की वर्ष 2022 की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस शीर्षक से जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में 50% वृद्धि 8 देशों जिसमें कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया में होगा। यह कौन सा रिपोर्ट है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, याद रखिएगा। 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की जो औसत आयु है वह 77.2% रहने का अनुमान है, जो 21 में 71 वर्ष थी। 2021 में यह 71 वर्ष थी, जो 2050 तक बढ़ के 77.2% हो जाएगी। यह भी इम्पोर्टेंट है। सिप्री की दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची। भारत सरकार के स्वामित्व वाली 2 रक्षा कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री द्वारा जारी दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। 5 दिसंबर 2022 को यह रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें हथियारों की बिक्री एवं HAL को 3.3 बिलियन के साथ 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। HAL ने हथियारों की बिक्री 3.3 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री की और इसी के साथ जो है यह 42वें स्थान पे है। 2021 में यह 63वें स्थान पे था, मतलब इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो यह जो है इम्पोर्टेंट है। HAL जो है BEL की बात करें, यह सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। पिछले साल HAL और BEL के अलावा भारतीय आयुध कारखानों को शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में शामिल किया गया था। दुनिया के शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री 2021 में जहां 592 बिलियन डॉलर थी, जो कि 2020 की तुलना में उनके हथियारों की बिक्री में 1.9% वृद्धि को दर्शाता है। दुनिया के शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में संयुक्त राज्य अमेरिका की 40 कंपनियां हैं। अमेरिका की 40 कंपनियां हैं जो कि सबसे अधिक हैं, और शीर्ष 100 कंपनियों में चीन की 8 कंपनियां हैं। भारत की कितनी है? 2 कंपनियां हैं। भारत सऊदी अरब के बाद हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे, यह इंपॉर्टेंट है, भारत जो है सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा या हथियारों का आयातक देश है। अमेरिका तथा चीन के बाद रक्षा पर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है कौन? भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद रक्षा पर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है। नेक्स्ट, एरटन कैपिटल की दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट इंडेक्स 2022। एरटन कैपिटल द्वारा सितंबर 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की सूची जारी की गई है।
पासपोर्ट एक देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से धारक की पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि करता है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्टों की सूची में भारत 87वें स्थान पर है, जबकि इस रैंकिंग में यूएई पहले स्थान पे है। यूएई इस रैंकिंग में पहले स्थान पे और भारत 87वें स्थान पे है। एक जापान द्वारा जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान पहले स्थान पे है, तो आप लोग जो है कन्फ्यूज मत होइएगा। यूएई के बाद जो है इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में 9 यूरोपीय देशों द्वारा इसमें मतलब 9 यूरोपीय देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस को स्थान प्राप्त है। और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट वाली देशों में अफगानिस्तान का है 38, फिर सीरिया है, इराक है, फिर पाकिस्तान है। नेक्स्ट, गूगल की ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2022। गूगल ने अपने ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी किया, जिसमें उन विषयों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने सबसे अधिक रुचि उत्पन्न की और इस वर्ष वेबसाइट पर सबसे अधिक बार खोजा गया। विभिन्न देशों के लिए वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली इस सूची के अनुसार पिछले साल से भारत के लिए सर्च ट्रेड में उल्लेखनीय बदलाव आया है। भारत में इंडियन प्रीमियम लीग IPL जो है वह देश में सबसे अधिक खोजा जाने वाला आयोजन था, खेल आयोजन था। और भारत में सभी 2022 ट्रेडिंग खोज परिणाम में शीर्ष रहे। मतलब भारत में सबसे अधिक खेलों में अगर जिसका सर्च किया गया है वो है आपका IPL। फीफा विश्व कप जो कि कतर में आयोजित किया गया था, भारत में खोज में रुझान वाले विषयों में तीसरे स्थान पर था। और खेल प्रतियोगिता एशिया कप और ICC पुरुष T20 विश्व कप ने क्रमशः चौथा और पांचवा स्थान प्राप्त किया। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा ने सूची में छठा स्थान प्राप्त किया। ब्रह्मास्त्र मूवी जो रिलीज हुई थी वह सर्च इंजन में छठे स्थान पर सबसे अधिक इसे सर्च किया गया, जबकि KGF 2 जो है यह 9वें स्थान पे था। वहीं 10वें स्थान पर सर्वाधिक ट्रेड करने वाला इंडियन सुपर लीग था। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा 2022 में भारत में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तियों में से एक थी। और उसके बाद भारत की राष्ट्रपति थी आपकी द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्हें सबसे अधिक सर्च किया गया। फिर है ऋषि सुनक जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद ललित मोदी। समाचार घटनाओं के संदर्भ में गूगल ने लता मंगेशकर, सिद्धू मूसेवाला, क्वीन एलिजाबेथ और सेनवार के निधन को सबसे अधिक खोजा गया विषय बताया है। लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध, यूपी चुनाव और हर घर तिरंगा अभियान में भी रुचि ली थी, मतलब इसे भी खोजा गया था। नेक्स्ट, BBC द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची प्रकाशित की, जिसमें किस क्षेत्रों में राजनीतिक, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और साहित्य जैसे क्षेत्रों में इनको मतलब वो किया गया है, प्रभावशाली महिलाओं को नामित किया गया है। और 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा है, लेखिका गीतांजलि श्री हैं जो, और इंजीनियर अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बांदला है, और तथा सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले। यह 4 महिलाएं हैं जो 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। इस सूची में वैश्विक स्तर की महिलाओं में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटेल, यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्की, और म्यूजिक स्टार बिली एलिस अभिनेत्री, और विकलांगता कार्यकर्ता सेल्मा ब्लेयर, ईरानी पर्वतारोही एलनाज रेकाबी, जिन्होंने हाल ही में बिना हिजाब पहने दक्षिण कोरिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ईरान में आंदोलन पैदा कर दिया था, और रूसी पॉप स्टार अला पुगाचेवी, ये लोग भी इसमें शामिल थी। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने रैंक में 6 स्थानों का सुधार कर 61वां स्थान प्राप्त किया है। यह इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलुन्स इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भारत की प्रशंसा की गई और कहा गया है कि भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तत्परता है। इंडेक्स में भारत का स्कोर 2021 में 49.74 था।
जो सुधर करके 22 में 51.19 हो गया है। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा एकाग्रता में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार आकार में तीसरा स्थान, आईसीटी सेवा निर्यात में चौथा स्थान और एफटीएच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और एआई वैज्ञानिक प्रकाशन में पाँचवां स्थान प्राप्त किया है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज ग्रुप में चीन 23वें, मलेशिया 36 और रूस 40वें स्थान पे है। यूक्रेन 50, इंडोनेशिया 59वें स्थान पे है। और इसके बाद भारत जो है निम्न मध्य आय वाले देशों के समूह में 36 में से तीसरे स्थान पे है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में अमेरिका जो है इसे समग्र रैंकिंग में पहला स्थान, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे सिंगापुर और तीसरे स्थान पे स्वीडन है। देखिए इसमें जो है अमेरिका पहले स्थान पे, सिंगापुर दूसरे, स्वीडन तीसरे, नीदरलैंड चौथे और स्विट्जरलैंड पाँचवें स्थान पे है। और सबसे निम्न स्थान पे कौन है? सबसे न्यूनतम स्थान पे है रवांडा 101वें, जाम्बिया 113, युगांडा 116। सबसे न्यूनतम स्थान पे है युगांडा 116वें स्थान पे, फिर जाम्बिया है, फिर रवांडा है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। नवंबर 2022 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 59 देशों ने भाग लिया था। भारत 2 स्थान का सुधार करते हुए 8वें स्थान पर आ गया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणी में भारत को उच्च रेटिंग दी गई है, वहीं जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में इसे मध्यम रेटिंग दी गई है। मतलब भारत जो है जलवायु तत्परता या जलवायु को संतुलित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहा है। CCPI 2023 में डेनमार्क को चौथा सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान की गई है। समग्र रैंकिंग में स्वीडन 5वें, चिली 6ठे, मोरक्को 7वें और भारत जो है यह 8वें स्थान पे है। अमेरिका जो है, अमेरिका को इस रैंकिंग में अंतिमवां स्थान मिला है, 52वें स्थान पे है। ऊपर के 3 देश जो हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ऊपर के 3 रैंकिंग में अपना स्थान बना पाए हो, इसलिए जो है 3 रैंक जो है 1, 2, 3 वो खाली है। और डेनमार्क जो है चौथे, स्वीडन 5वें, चिली 6ठे, मोरक्को 7वें और भारत जो है 8वें स्थान पे है। और अगर इन 3 रैंकिंग को हटा दिया जाए तो भारत जो है आपके 5वें स्थान पे आ जाएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वालों में आपका रूस जो है सबसे बुरा प्रदर्शन किया है ईरान ने, और इसी के साथ यह 63वें स्थान पे है। फिर सऊदी अरब है 62वें, कजाकिस्तान 61वें स्थान पे, साउथ कोरिया 60वें और रूस 59वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है यह 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक देशों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, फिर नवीकरणीय ऊर्जा, फिर ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। यह 4 श्रेणियां हैं जिनके आधार पर जो है देशों को रैंकिंग दी जाती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। दक्षिण अमेरिका देश पेरू में हाल ही में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उथल पुथल देखा गया है, जब वहां के राष्ट्रपति रहे पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 60 वर्षीय वकील दीना बोलू आर्टे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, दीना बोलू आर्टे। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को के एक पैनल ने 29 नवंबर 2022 को सिफारिश किया है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो कि खतरे में है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग 2022। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत दुनिया के शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भारत की रैंक चीन 49, इजराइल 50 और तुर्की 54 से आगे बढ़ करके 48वें स्थान पे आ गया है। भारत जो है 48वें स्थान पे है। 4 साल पहले भारत 102वें स्थान पे था, जो कि भारत द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। रैंकिंग में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पे है।
रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पे है, उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात, फिर साउथ कोरिया है, उसके बाद है चौथे स्थान पे फ्रांस, आइसलैंड पाँचवें स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया छठे, कनाडा सातवें, ब्राज़ील आठवें, आयरलैंड नौवें, चिली 10वें। इसमें टोटल जो है 187 देश शामिल हुए थे। टोटल 187 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई मिस अर्थ 2022 चुनी गई हैं, यह इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया की मीना सू चोई को 29 नवंबर 2022 को कोवा मनीला में कोवा मनीला में जो आयोजित हुआ था ओकाडो होटल पैराना सिटी में पेजेंट की राज्याभिषेक रात के दौरान मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया। 86 पर्यावरण योद्धा थे और केवल 3 रानियों को पेजेंट के 3 तत्वों के खिताब से सम्मानित किया गया। मिस फियर 2022 कोलंबिया की एड्रिया एगुई लेरा हैं। मिस वाटर 2022 फिलिस्तीन की नदिया अयूब हैं। मिस वाटर फिलिस्तीन की नदिया अयूब हैं। मिस एयर 2022 ऑस्ट्रेलिया की शेरिडन मोर्टलॉक चुनी गई हैं। नेक्स्ट, नादौन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की वांशिका परमार को मिस अर्थ इंडिया 2022 का ताज पहनाया गया, यह इंपॉर्टेंट है। नादान हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार को मिस अर्थ इंडिया 2022 का ताज पहनाया गया है। इन्होंने यह खिताब जीता है, तो इसलिए भारत की है यह इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को फिर से जिंदा किया है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिपोर्ट। ये देखिए, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पे है। देखिए, यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 23 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान इस सूची में पहले स्थान पे है, जो कि लगातार तीसरी सूची है, जिसमें पाकिस्तान शीर्ष पर है। वहीं यमन दूसरे स्थान पे, म्यांमार तीसरे, इथोपिया चौथे और भारत जो है इसमें 8वें स्थान पे है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021। 2022 के आखिरी सप्ताह में WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इसने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी किया। इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। नेक्स्ट देखिए, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाकवेरेली साइमन द्वारा हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु जो है यह देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 की सूची में अपना जगह बनाया है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए आईआईटी बॉम्बे जो है वह ओवरऑल श्रेणी में 40वें स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल रैंकिंग में 40वें स्थान पर है और आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली जो है यह ओवरऑल रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए भारत के संस्थानों की बात करें तो इसमें आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पे है, आईआईटी दिल्ली 46वें, आईआईएससी बेंगलुरु 52वें, आईआईटी मद्रास 53, आईआईटी खड़गपुर 61 और इनको जो है रैंकिंग दी गई है। और कुल जो है 19 टॉप 200 में कुल 19 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। और इसमें सबसे 2023 में शीर्ष स्थान पे चीन की पेकिंग विश्वविद्यालय पहले स्थान पे है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दूसरे स्थान पे, सिंधुआ विश्वविद्यालय चाइना तीसरे स्थान पे। यह जो है इस सूची में 3 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान हैं यूनिवर्सिटी। यूएन द्वारा 18 नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस घोषित किया गया, यह इंपॉर्टेंट है। यह यूएन द्वारा पहली बार घोषित किया गया है, तो यह परीक्षा में पूछ सकता है। 18 नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए इसे विश्व दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसे संदर्भित प्रस्ताव को 7 नवंबर को इसमें मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव को अफ्रीका देश के सियरा लियोन
अफ्रीका के सियरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था, ऐसा प्रस्ताव रखा था और इन्हीं के प्रस्ताव के आधार पर यह रखा जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट, 2050 तक दुनिया के 1/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दुनिया भर के कई ग्लेशियर को लेकर के बेहद डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। 3 नवंबर 2022 को यूनेस्को द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया के कई ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। यूनेस्को की 2050 तक पिघल जाने वाले ग्लेशियर की सूची में येलोस्टोन और किलिमंजारो नेशनल पार्क समेत कई वैश्विक धरोहर स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। 25 अक्टूबर 2022 को 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 2022 को यह जो है अपना पदभार ग्रहण किए हैं और यह कंजर्वेटिव पार्टी की लीज ट्रंस, जिन्होंने 6 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इनका स्थान लिया है और लीज ट्रंस 45 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रही। ऋषि सुनक के मंत्रिमंडल में जेम्स क्लेवरली विदेश मंत्री, जेरेमी हंट वित्त मंत्री, बैन वेलिस रक्षा मंत्री के रूप में शामिल हैं। ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक न्यायमूर्ति के दामाद हैं। न्यायमूर्ति की पुत्री अक्षता मूर्ति ने उनकी मुलाकात कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी और बाद में दोनों का विवाह 2009 में हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 दुनिया के विभिन्न देशों में भूख की स्थिति को प्रदर्शित करने से संबंधित ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 विश्व भूखमरी सूचकांक 2022 वैश्विक स्तर पर 15 अक्टूबर 2022 को यह रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें कुल 136 देशों को शामिल किया गया है। भारत में भूख की स्थिति को न केवल गंभीर श्रेणी में दिखाया गया बल्कि विगत वर्ष की तुलना में और खराब बताया गया है। 2021 में 128 देशों में भारत का स्थान जहां 101वां था, वहीं इस वर्ष 121 देशों में 107वें स्थान पे है। मतलब जो है इसकी रैंकिंग में 6 अंकों की गिरावट आई है। इस मामले में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर रिपोर्ट में दर्शाया गया है। 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका 64वें स्थान पे, म्यांमार 71, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99वें स्थान पे है। अफगानिस्तान को भी भारत से बेहतर बताया गया। इसमें अफगानिस्तान को भी इसमें जो है 109वां स्थान प्राप्त है, मतलब भारत से 2 अंकों की गिरावट के साथ। भारत जहां 107वें स्थान पे है, वहीं अफगानिस्तान 109वें स्थान पे है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। देखिए, सूचकांक का मान कम होना भूख के मामले में देश की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर संबंधित देश में भूख की स्थिति का आकलन इस प्रकार किया जाता है, जैसे 0 से 9 लो, 10 से 19 या 20 मॉडरेट, 20 से 34-35 सीरियस और 35 से 49.9 अलार्मिंग और 50 से अधिक जो है एक्सट्रीम अलार्मिंग की श्रेणी में आते हैं। 2022 की रिपोर्ट में 49 देशों के लिए इस इंडेक्स का मान 9.9 से कम बताया गया है, जिनमें से 17 देश ऐसे हैं जिनके लिए यह सूचकांक 5 से भी कम है, जिसमें कुवैत, एस्टोनिया, क्यूबा, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, मोटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया और उरुग्वे शामिल हैं। 17 देशों में संयुक्त रूप से शीर्ष रैंक प्रदान की गई है इन देशों को। और भूख की लो स्थिति वाले 49 देशों में संयुक्त अरब अमीरात ये सब हैं। भूख की मॉडरेट स्थिति वाले देशों में 36 देश शामिल हैं, ठीक है। और अतिरिक्त श्रीलंका, भारत सहित 31 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 20 से मान के चलिए कि 35 है। 31 भारत सहित 31 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 20 से 35 के बीच है, जिसमें इन्हें भूख की गंभीर स्थिति वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। इस वर्ष कुल मिलाकर 9 देशों के लिए हंगर इंडेक्स का मान 35 से 49 रहा, जिसमें चाड जो है 117वें स्थान पे, कांगो 118वें स्थान पे और मेडागास्कर 119, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य जो 120 और यमन जो है 121वें स्थान पे है। भूख की स्थिति मापने का आधार 4 है, यह इंपॉर्टेंट है। 4 आधारों पर जो है भूख की स्थिति का मापन किया जाता है। यह 4 मापदंड कौन से हैं? अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड मॉर्टेलिटी, अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड मॉर्टेलिटी।
इन चारों आधारों पर जो है इस रैंक का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा नवंबर 2022 में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कुल 7 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। यह 100 में 3 भारतीय संस्थान, टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान शामिल है, जिसमें आईआईटी दिल्ली 29वें स्थान पे, आईआईएससी बेंगलुरु 58वें स्थान पे और आईआईटी बॉम्बे जो है 72वें स्थान पे है। रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर जो है एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यह पहले स्थान पे है। देखिए, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है पहले स्थान पे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है तीसरे, स्टैनफोर्ड चौथे और मैसाचुसेट्स जो है 5वें स्थान पे है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। विश्व में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या के संबंध में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2 संस्थाओं द्वारा मिलकर के जारी किया जाता है। यह पूछ सकता है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर WWF और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और यह रिपोर्ट जो है 2-2 वर्षों के अर्थात 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कमी विश्व के सभी भागों में समान नहीं है। विश्व के अलग अलग भागों में यह गिरावट भी देखी जा रही है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में यह गिरावट सबसे अधिक है, जहाँ 1970 की तुलना में औसतन 94% की कमी वन्य जीवों में आई है। वन्य जीवों में जो कमी आई है उसकी बात कर रहा है। और वन्य जीवों की आबादी में गिरावट की बात करें, सबसे अधिक गिरावट कहाँ एशिया पैसिफिक वाले क्षेत्रों में आई है 55%, अफ्रीका में 66%, यूरोप और मध्य एशिया में 18%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में 94%, उत्तरी अमेरिका में 20%। सबसे अधिक जो गिरावट आई है वह लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में आई लगभग 94%। नेक्स्ट, COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में 9 देश ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। नवंबर 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए 11 नवंबर 2022 को 9 देशों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें शामिल है ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, कोलंबिया, आयरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड और जापान जो है इसमें शामिल हैं। यह 9 देश हैं जिनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया भी है जिसने इस पे शामिल किया है। नेक्स्ट, पुष्प कुमार दहल प्रचंड नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल पे एक पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है 26 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए हैं। शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन। शंघाई सहयोग संगठन SCO का जो 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया और सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित SCO सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं ने इसमें भाग लिया था। वाराणसी SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटक राजधानी, यह इंपॉर्टेंट है। वाराणसी शहर को शिखर सम्मेलन के दौरान 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। SCO नेताओं ने वाराणसी को 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में समर्थन दिया है, यह इंपॉर्टेंट है। समरकंद घोषणा, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने शिखर सम्मेलन के मुख्य दस्तावेज समरकंद घोषणा को अपनाया। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के दस्तावेज के एक समूह को मंजूरी दी गई। भारत को जो है 2023 में SCO की मेजबानी मिली है, यह इंपॉर्टेंट है। भारत जो है अगले वर्ष अर्थात इस वर्ष जो है 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। SCO का जो 23वां शिखर सम्मेलन है वह भारत में होगा, 23वां शिखर सम्मेलन, और भारत द्वारा उज्बेकिस्तान से इसकी अध्यक्षता जो है ग्रहण की गई है। इस वक्त SCO के सदस्य देशों की संख्या 8 है। पिछले साल तुर्की को 9वां सदस्य देश बनाने की बात की गई थी। बेलारूस भी पूर्णकालिक सदस्य बेलारूस जो है यह भी SCO की पूर्णकालिक सदस्यता चाहता है। और फिलहाल में इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं।
4 देशों जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत समेत कुल 191 देशों ने भाग लिया था। और भारत जो है 191 देशों में 132वां स्थान प्राप्त किया है। और पिछले साल भारत 131वें स्थान पे था, मतलब कि भारत की रैंकिंग में 1 अंक की गिरावट आई है। स्विट्जरलैंड जो है इसमें पहले स्थान पे है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, नॉर्वे दूसरे, आइसलैंड तीसरे, हांगकांग जो है चौथे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया जो है 5वें स्थान पे है। सूचकांक में शामिल जो न्यूनतम देश है, बुरुंडी सबसे अंतिम स्थान पे है। बुरुंडी जो है 187वें सबसे अंतिम स्थान पे है। दक्षिणी सूडान 191वें स्थान पे, और चाड जो है 190वें स्थान पे है। रैंकिंग किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है, और इसे 4 मापदंडों के आधार पर मापा जाता है। इसे भी 4 मापदंडों के आधार पर मापा जाता है। यह मापदंड है: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष क्या थी, स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यह इंपॉर्टेंट है, इसका मापदंड जो है पूछ लेता है। मानव विकास सूचकांक भारत की स्थिति की बात करें, भारत ने HDI में भारत द्वारा HDI में 2018 में 21 में ये मतलब इसके साथ जो है इसमें गिरावट आया है। इसके अलावा भारत में स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष हैं, और स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष 6.7 वर्ष है। वहीं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात करें तो 5.25 लाख रुपया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देश स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार कर रहा है। यह भारत की बात की जा रही है। और हाल के दिनों में लिए गए नीतिगत निर्णयों ने कमजोर आबादी समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित किया है या उसको बढ़ा दिया है। भारत ने लैंगिक विकास सूचकांक में अपना 132वां स्थान बरकरार रखा है। लैंगिक विकास सूचकांक में भारत जो है 132वें स्थान पे है। भारत में महिला जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष से घट करके 68.8 वर्ष हो गया है, जो कि एक निगेटिव संकेत है। और इसी अवधि में महिला के लिए स्कूली शिक्षा का जो औसत वर्ष 12.6 है, वह घट करके 11.9 हो गया है। इसमें भी गिरावट आई है। मानव विकास रिपोर्ट, यह देख लीजिए, मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी किया जा रहा है, जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया है। और इसकी परिकल्पना पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा की गई थी। इसका थीम देख लीजिए। थीम जो है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम है अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। यह जो है इसका थीम था। 26वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, 26वां राष्ट्रीय शासनाध्यक्षों की बैठक 20 से 25 जून 2022 तक किगाली, रवांडा में आयोजित किया गया। 22 जून 2022 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 26वें राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए थे, और यह भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। यह जो है इसका थीम था। वैश्विक चुनौती के लिए राष्ट्रमंडल सदस्यों देशों ने 4 परिणामों दस्तावेजों को स्वीकार किया है, जिसमें शामिल है चोगम विज्ञप्ति, बाल देखभाल और संरक्षण सुधार पर किगाली घोषणा, सतत शहरीकरण पर घोषणा, तथा कॉमनवेल्थ लिविंग लैंडर्स चार्टर, ए कॉमनवेल्थ कॉल टू एक्शन लिविंग लैंड्स। यह जो है इसका थीम था। राष्ट्रमंडल के 54 देशों का एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। राष्ट्रमंडल में टोटल 54 देश शामिल हैं, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इस संघ के अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। 2022 में चोगम के 27वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी समोआ द्वारा की जाएगी, और यह पहला प्रशांत देश है जिसे यह मेजबानी मिली है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा? सामोआ में किया जाएगा 2024 में। नेक्स्ट देखिए, भारत की जलवायु प्रतिज्ञाओं की महत्वाकांक्षा में चौथा और अनुपालन में 5वां स्थान। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में 8 सितंबर 2022 को प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार पेरिस समझौते के लिए भारत को आद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा के अनुपालन में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, और महत्वाकांक्षा में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट में 8 देश अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, रूस, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, साथ ही यूरोपीय संघ शामिल हैं।
ठीक है, पहला स्थान जो है यूरोपीय यूनियन को मिला है। पहले स्थान पे है यूरोपीय यूनियन, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पे साउथ अफ्रीका और पाँचवें स्थान पे भारत है। और महत्वाकांक्षा श्रेणी में जो है पहले स्थान पे यूरोपीय यूनियन, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे साउथ अफ्रीका और पाँचवें स्थान पे भारत है। नेक्स्ट देखिए, स्कॉटलैंड सरकार पीरियड प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराने वाली दुनिया की पहली सरकार। स्कॉटलैंड दुनिया की पहली सरकार बनी जो पीरियड प्रोडक्ट जो है निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। अगस्त 2022 में जो है यह घोषणा किया गया, तो याद रखिएगा। एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटासेट 2021। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अपना वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटासेट 2021 जुलाई 2022 में प्रकाशित किया है। इस डेटासेट में वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग की जानकारी दी गई है। इसमें जो है विश्व के डेटासेट उद्योग का सबसे व्यापक हवाई अड्डा सांख्यिकी डेटासेट है। इसमें 180 से अधिक देशों को शामिल किया गया है और 200 अर्थात 2600 से अधिक हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा यातायात का आकलन किया गया है। इसके अनुसार जो है रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो 2021 में दुनिया के हवाई अड्डों ने 4.6 बिलियन यात्रियों को समायोजित किया। 2020 में 28.3% की वृद्धि और 19 के परिणामों की तुलना में 49.5% की गिरावट देखी गई है। हर्ट स्फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर है। इसके बाद है डलास फोर्ट वर्थ, यह जो है दूसरे स्थान पे है। दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 13वें स्थान पे है। इंदिरा गांधी पहले स्थान पे अटलांटा अमेरिका का, दूसरे स्थान पे डलास फोर्थ अमेरिका का और भारत का एकमात्र एयरपोर्ट 13वें स्थान पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 28 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। किसको? स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है और भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, यह इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने लॉन्च किया दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। 24 अगस्त 2022 को जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगी। यह जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 5 देशों के समूह ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 23-24 जून 2022 को संपन्न हुआ और चीन की मेजबानी में यह सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न किया गया था। और इसकी थीम की बात करें, फ्यूचर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना, यह जो है इसकी थीम है। ब्रिक्स पहचान को मजबूत तथा ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क के लिए ऑनलाइन डेटाबेस की स्थापना तथा एमएसएमई के बीच सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया गया है। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में 4 और देशों को जोड़ने तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थापित किए जाने का घोषणा पत्र को स्वागत किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भारत में खोला जाएगा। और ब्रिक्स द्वारा विकसित कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एवं एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म की प्रगति पर भी संतोष घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया। 2023 में जो ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी, यह इंपॉर्टेंट है। G7 सदस्य देशों का 48वां शिखर सम्मेलन, ये जो है 7 देशों के समूह में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की मेजबानी में सलास एल्मो में 27-28 जून को संपन्न हुआ था। इसमें जो है विशेष आमंत्रित में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। चीन की महत्वाकांक्षी
चीन की महत्वाकांक्षी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के सटीक जवाब के लिए G7 देशों ने संपूर्ण विश्व में अगले कुछ वर्षों में ढांचागत परियोजनाओं पर $600 अरब खर्च करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। यह इंपॉर्टेंट है। और इन सबके अतिरिक्त ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी एक घोषणा पत्र G7 सम्मेलन में जारी किया गया। G7 का जो 49वां शिखर सम्मेलन है, यह 2023 में जापान में प्रस्तावित है। इसका आयोजन जो है जापान में होगा 2023 में, तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग। इसमें जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रतिवर्ष इसे जारी किया जाता है। 2022 में जारी ऐसी रैंकिंग में प्रमुख 173 शहरों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आकलित किया गया था, जिसमें भारत के 2 शहर दिल्ली और मुंबई, दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें स्थान पर था। और दोनों ही शहरों को रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। दिल्ली, देखिए इसमें जो है दिल्ली व मुंबई शामिल थे। 140 शहरों में इनकी रैंकिंग दिल्ली की 118 है और मुंबई की 119 है। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पे है ऑस्ट्रिया का शहर वियना, जबकि कोपेनहेगन और ज्यूरिख दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। ऑस्ट्रिया जो है वह पहले स्थान पे है। देखिए इसमें ऑस्ट्रिया जो है वियना, ऑस्ट्रिया पहले स्थान पे है, डेनमार्क की कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख तीसरे स्थान पे, कनाडा का कैलबरी और वैंकूवर यह चौथे पाँचवें स्थान पे है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा छठे स्थान पे है। और सबसे निचले स्थान की बात करें, इसमें सबसे निचले स्थान पे है सीरिया का शहर दमिश्क, उसके बाद है नाइजीरिया का लगोस, लीबिया का त्रिपोली, ठीक है। फिर इसमें अल्जीरिया का अल्जियर्स है, पाकिस्तान का कराची, यह जो है न्यूनतम स्थान पर है। सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है वह सबसे निचले पायदान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में 135वां स्थान भारत को दिया गया है, जो पिछले वर्ष 21 की रिपोर्ट की तुलना में 3 स्थानों का सुधार है। यह इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत ने इस रैंकिंग में सुधार किया है। विश्व शांति सूचकांक सर्वाधिक शांति वाले शीर्ष देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पे है, न्यूजीलैंड दूसरे, आयरलैंड तीसरे, डेनमार्क चौथे और ऑस्ट्रिया जो है वह 5वें स्थान पे है। और सबसे खराब स्थिति की बात करें तो सबसे खराब स्थिति जो है यमन की, अफ़गानिस्तान की है, उसके बाद है यमन की, फिर सीरिया, फिर रूस और फिर जो है दक्षिणी सूडान की है। अन्य प्रमुख देशों की रैंकिंग इस तरह है। और सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें, भूटान 19वें स्थान पे है, नेपाल 73, चीन 89, श्रीलंका 90, बांग्लादेश 96 और भारत जो है 135वें स्थान पे है। म्यांमार 139वें, पाकिस्तान 147 और अफगानिस्तान लास्ट 163वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देख लीजिए भारत इस वर्ष जो है रिपोर्ट में 163 देशों की सूची में 135वें स्थान पे है, ठीक है। और यह पिछले वर्ष की तुलना में इसके स्थान में 3 अंकों का सुधार हुआ है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 पर्यावरण के मामले में विभिन्न देशों के निष्पादन का आकलन विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से एल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा मिलकर किया जाता है। 2 विश्वविद्यालय एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के संयुक्त साझेदारी से जो है यह इसका आकलन जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इसके मानकों की बात करें तो वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता और वृक्षाच्छादन, इनके आधार पर जो है मानक निर्धारित किए जाते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। 2022 की यह एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है जून 2022 में जारी की गई, जिसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। अत्यधिक चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट में भारत को सबसे निचला स्थान 180वां स्थान दिया गया है। भारत जो इसमें सबसे न्यूनतम स्थान पे, सबसे निचले स्थान पे है। और अफगानिस्तान 21वें स्थान पे है, 81वें, भूटान 85, श्रीलंका 132, चीन 160, पाकिस्तान 176 और भारत जो है 180वें स्थान पे है, जिसका जो है भारत द्वारा विरोध किया गया था। इसमें देख लीजिए डेनमार्क जो है पहले स्थान पे है, यूके दूसरे स्थान पे, फिनलैंड तीसरे, माल्टा चौथे, स्वीडन 5वें स्थान पे है। और सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें
तो भारत जो है अंतिम स्थान पे है 180वें स्थान पे, म्यांमार 179, वियतनाम 178, बांग्लादेश 177। भारत के पड़ोसी देशों भारत जो है भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग जो है भारत से बेहतर है। नेक्स्ट देखिए, टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल इस्टेट रिपोर्ट। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की इस सूची में चीन के बीजिंग के बाद भारत का बेंगलुरु जो है वह दूसरे स्थान पे है। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड ने यह जानकारी दी है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल इस्टेट शीर्षक वाली ताज़ा रिपोर्ट में रियल इस्टेट और कारोबारी माहौल से जुड़े 14 मापदंडों के आधार पर यह जो है रैंकिंग दी जाती है। संपत्ति सलाहकार ने बयान में कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। नए समूह I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन। 4 देशों के नए समूह I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE शामिल हैं। इनका पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 14 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन, इजराइल की तरफ से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री यार लैपिड और अमीरात UAE की तरफ से राष्ट्रीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है इसमें शामिल हुए थे। और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर आधारित संरचना एवं परिवहन से संबंधित मुद्दों के मामलों में सहयोग के लिए परिकल्पित इस समूह को पहला आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के नाम से जाना गया है या इसका नाम दिया गया है। I2U2 के अंतर्गत 6 क्षेत्र शामिल किए गए हैं: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इन क्षेत्रों पर मिलकर काम करने की बात की गई है। खाद्य सुरक्षा पर सम्मेलन में हुई चर्चा में भारत की भूमिका को स्वीकार किया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए लगभग $2 अरब के निवेश से फूड पार्क की स्थापना भारत में की जाएगी। $2 अरब के निवेश से फूड पार्क की जो स्थापना है वो भारत में की जाएगी, यह इंपॉर्टेंट है। सदस्य देशों के बीच खाद्य कारोबार की रुकावटों को दूर करने के निर्णय भी लिए गए हैं। एक अन्य निर्णय गुजरात में अक्षय ऊर्जा, सौर एवं पवन 30 मेगावाट और बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने की बात भी की गई है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक दिन की नेपाल यात्रा पर 16 मई 2022 को लुम्बिनी पहुंचकर वहां भारत और नेपाल के रिश्तों को नई मजबूती दी। इस दौरान सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने, शिक्षा क्षेत्र में सहयोग और पनबिजली क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर के 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। महत्वपूर्ण समझौतों के तहत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना से संबंधित समझौता किया गया है। भारत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SJNV लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच 490 मेगावाट की अरुण 4 हाइड्रो परियोजना के विकास और उसे लागू करने के लिए समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा। 3 देशों की यात्रा पर गए थे, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की। 2 से 4 मई 2022 में उन्होंने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में प्रवास किया। जर्मनी की बात करें तो 2 मई को बर्लिन पहुंचे और उन्होंने चांसलर ओलाफ शोल्ज से द्विपक्षीय वार्ता की और इस पर जो है 6ठी भारत जर्मन अंतर सरकारी परामर्श इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेंस IGS में शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें था कौन सा? हरित और सतत विकास साझेदारी, दोनों विदेशी मंत्रालयों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं का आदान प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि आदि महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अंतर्गत भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रालयों के बीच डायरेक्ट एनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करने के लिए भी समझौता किया गया है। 2030 तक जर्मनी ने सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए भारत को 2030 तक 10 अरब यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता देने की घोषणा की है।
डेनमार्क की यात्रा 3 मई को प्रधानमंत्री कोपेनहेगन पहुँचे और उनकी डेनमार्क की यह पहली यात्रा थी। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडिक्सन के निमंत्रण पर गए थे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। और नरेंद्र मोदी डेनमार्क की मेजबानी में 4 मई 2022 को दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिए। इस सम्मेलन में डेनमार्क के अतिरिक्त आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें भारत और डेनमार्क के बीच हरित शिपिंग, पशुपालन, डेयरी, जल प्रबंधन, ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों पर समझौता किया गया। फ्रांस की बात करें, यात्रा के अंतिम चरण में यह फ्रांस गए थे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इनकी जो है वार्ताकार हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। 3 मई 2022 को फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इसमें कुल 180 देश शामिल हैं। सूचकांक में नॉर्वे जहां पहले स्थान पे है, वहीं उत्तर कोरिया जो है अंतिम स्थान पे है। सूचकांक के शीर्ष 5 देशों की बात करें तो इसमें नॉर्वे पहले स्थान पे, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे, फिनलैंड 5वें स्थान पे है। इस सूचकांक में जो है न्यूनतम स्थान की बात करें, उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पे, इरिट्रिया 179वें, ईरान जो है 178, तुर्कमेनिस्तान 177, म्यांमार 176 और चाइना जो है 175वें स्थान पे है। सूचकांक में भारत 41 स्कोर के साथ 150 भारत 41 स्कोर के साथ 150वें स्थान पर है। उसके पड़ोसी देशों में भूटान 33, नेपाल 76, श्रीलंका 146, पाकिस्तान 157 और बांग्लादेश 162, चीन 175वें स्थान पे है। स्कोर का मूल्यांकन 5 संकेतकों के आधार पर किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, जिसमें है राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। इन संकेतों के आधार पर जो है मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट रैंकिंग 2022। टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपने इम्पैक्ट रैंकिंग का 2022 का संस्करण 28 अप्रैल 2022 को जारी किया। विश्वविद्यालय की स्थिति जो कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के आकलन पर आधारित है। यह 4 व्यापक क्षेत्रों अनुसंधान, प्रबंधन, आउटरी और शिक्षण पर निर्भर करता है। रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालय में शामिल हैं, यह इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है यह पहले स्थान पर है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका का दूसरे स्थान पे। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा का तीसरे स्थान पे है। भारत जो है रैंकिंग में संयुक्त चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, चौथा, जिसमें कुल 64 विश्वविद्यालय शामिल हुए और यह तुर्की के समान है। दक्षिण एशिया में अमृता विश्व विद्यापीठ को समग्र तालिका में 41वां स्थान पर रखा गया है, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ओवरऑल प्रदर्शन में शीर्ष 100 में 74वें स्थान पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय को देश के सभी केंद्रीय और राज्य सहायता प्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला स्थान मिला है, यह इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पे है। और डिफेंस वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ उपश्रेणी में विश्व स्तर पर 14वें स्थान पे है। अन्य भारतीय संस्थानों में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सुलनी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, कलिंगा ऑफ इंडस्ट्रियल, यह जो है इसमें शामिल है। सिपरी की ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च अर्थात सिपरी द्वारा 25 अप्रैल 2022 को ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत का सैन्य खर्च अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जो है इसका विस्तृत करंट अफेयर था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक बिल्कुल ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से जो है हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।